इस वीडियो में बात करेंगे हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के जो विधायक हैं उनके विद्रोह के कारण उत्पन्न हुए जो राजनीतिक संकट की वजह से इस कानून के मतलब उसको लेकर फिर से एक सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। तो इन दल बदल विरोधी जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम बात करेंगे। इवन एमपीज या एमएलएस के बारे में उनको अयोग्य घोषित करने का एक प्रावधान करता है, डिस्क्वालीफाई करने का। जो किसी पार्टी के कोई राजनीतिक पार्टी के उसके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद उसके मेंबरशिप को वो छोड़ देते हैं या बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के द्वारा जो जारी की गया व्हिप है उसके हिसाब से मतदान न करते हुए, वोट न करते हुए या इनकार कर देते हैं। तो इस बारे में इसमें प्रावधान है। साथ में जो 10वीं अनुसूची है 10 शेड्यूल को, इसको दल बदल विरोधी जो कानून कहा जाता है इसको, तो उसको 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया था। साथ में 1967 के अगर हम दौर की बात करें तो उस समय के आम चुनावों के बाद जो विधायकों के द्वारा दल बदलने का जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ था, तो उसके तहत इसमें उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं उसके एक रिवर्स एक्शन के तौर पर इस कानून को लाया गया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद फिर ये हुआ कि इसमें एक पॉलिटिकल जो क्राइसिस आ गया था, उस अनस्टेबिलिटी को भी रोकने के लिए इसमें इस कानून को लाया गया और 1978 में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको संविधान में फिर शामिल किया गया था। इसको साथ ही अगर हम आगे बारे में बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, अयोग्यता का निर्धारण कैसे होता है। तो एक एमपी से एमएलए जो एक निर्दलीय के रूप में आता है, वो अगर बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या हो सकता है इसके तहत। और अगर हम दूसरा मनोनीत सदस्य के बारे में बात करें, नॉमिनेटेड जो मेंबर है, वो भी अगर सदन में आने के बाद वो किसी 6 महीने के अंदर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी टाइमलाइन वो ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद ऐसा प्रावधान नहीं है इसमें। साथ ही अगर कोई एमएलए है जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ उसमें रहने के बाद अगर वो किसी की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ देता है तो भी उसके तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। साथ ही अगर हम आगे बात करें प्राधिकारी अथॉरिटी के बारे में, कि शुरुआत में इस कानून के तहत पीठासीन अधिकारी का निर्णय जो है न्यायिक समीक्षा के इसमें अधीन नहीं था, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर इसमें उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाया गया। लेकिन ये क्राइटेरिया था कि जब तक पीठासीन अधिकारी के द्वारा जब तक ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाता, जारी नहीं किया जाता, तब तक उन पर वहाँ पर जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता पहले की तरह। इसमें चैलेंजेस की अगर बात करें तो निश्चित एक समय सीमा का अभाव, टाइमलाइन इसमें है नहीं। और विधानसभा जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर होते हैं, वो अपने पास जो पिटीशन काफ़ी समय तक पेंडिंग रहने के बावजूद भी कई बार ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लास्ट ईयर की भी अगर बात करें तो मणिपुर के कई बार ऐसा होता है कि जो विधायक उनकी पिटीशन पेंडिंग है लेकिन उनको मंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसा ही लास्ट ईयर जो मणिपुर के एक मंत्री को जब मतलब जब उनको मंत्री बना दिया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया था इस मामले में। विधायिका की स्वतंत्रता की बारे में बात करें तो कई बार जो विधायक एम एल अपने निर्णय अपने मन के हिसाब से या जो वोटर्स के हिसाब से उनके मन मुताबिक नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं जो जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उसका एक प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर भी एक सवाल खड़े होते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है इससे, कहीं ना कहीं जो एमएलएज हैं उनको खरीद फरोख्त उनकी बढ़ावा मिलता है इसमें। कहीं ना कहीं पार्टी या जो संविधान के जो एक इंटीग्रिटी पर भी एक, या खुद की उनकी एक इंटीग्रिटी पर भी इसमें एक सवाल इस पर खड़ा होता है। सुझाव को सजेशंस जो दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि 3 महीने के अंदर स्पीकर को दल बदल पे अगर याचिका जो है उस पर फैसला लेना चाहिए। साथ ही इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि दल बदल के मामले में उनको एक फाइनल अथॉरिटी की तरह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि सदन में जो के द्वारा ऐसा मतलब निर्णय लिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी का काम ये हो कि एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए या डिसीजन मतलब उस मामले में तेज़ी से काम किया जाए। तो इसके तहत भी एक अथॉरिटी की उसको ज़रूरत है। साथ भी ये कहा गया है कि एक कई जो एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन को के डिसीजन के हिसाब से जो एमपीज़ के मामले में राष्ट्रपति को, राज्यपाल को जो विधायकों के मामले में एक फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए इस मामले में डिसीजन लेने के लिए, चुनाव आयोग की सलाह पर ऐसा करना चाहिए। तो ये कुछ हमने चीज़ें जो डिस्कस की। साथ ही ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में इसमें लाना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी उनकी तय। पार्टी को भी इंटरनल उनका जो
डेमोक्रेसी इंटरनल जो उनका वर्किंग सिस्टम पैटर्न है उसको भी, उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये बात की हमने दल बदल विरोधी कानून के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। थैंक यू।